हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनामिक्स से। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन हर बार आते हैं 2 या 3 मार्क्स का एक्सप्लेन करने के लिए, कंफर्म क्वेश्चन होता है इस टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है क्या और वो लॉ क्या कहता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहता क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ना तो हम कभी एनर्जी को क्रिएट कर सकते और ना ही हम कभी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते, बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, आप एनर्जी को किस किस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो फ्रेंड, आपको याद रखना है कि आप एनर्जी को वर्क की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का यही कहता है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते, बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी फॉर्म है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? हम एनर्जी को हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड वर्क की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इस लॉ की डेफिनेशन लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। सो ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। तो हमारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विद द इंट्रैक्शन ऑफ हीट, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है एंड इंटरनल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट होती है, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। सो फ्रेंड, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। तो ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है, ये उसकी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपको डिट्टो याद करनी है सेम टू सेम, और ये आपके एग्जाम में लिखनी है क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटमेंट है, आपकी बुक में भी यही दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। अब मैं वो आपको लिख के दिखाता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। मतलब इस लॉ को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, तो आप ये देखो एक्सप्रेशन क्या है।
सो फ्रेंड्स मैथमेटिकली हम इस लॉ को इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपको पता है यू यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, क्यू यहाँ पे हीट है एंड डब्ल्यू यहाँ पे वर्क है। अभी हमने लॉ में देखा था, पर इस लॉ में इन तीनों टर्म का थोड़ा अलग अलग मतलब है। अब मैं उस मतलब को लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे डेल्टा यू टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज बताता है कि सिस्टम में कितना इंटरनल एनर्जी का टोटल चेंज हुआ है। डेल्टा यू उसे डिस्क्राइब करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। डेल्टा यू हमारा ये बताता है किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में कितना टोटल चेंज हुआ है, वो उसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, डेल्टा यू रिप्रेजेंट टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे आप इक्वल टू लिख दीजिए या रिप्रेजेंट लिख दीजिए, बात एक ही, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्यू की। फ्रेंड क्यू आपको होता है हीट होता है, तो यहाँ पे क्यू हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है। मतलब आपको होता है थर्मोडायनेमिक्स में तो दो चीज़ मेन होती है, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। तो यहाँ पे क्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कितना हीट का एक्सचेंज हुआ है, मतलब कितनी हीट की अदला बदली हुई है, वो यहाँ पे क्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्यू रिप्रेजेंट हीट एक्सचेंज बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। अब फ्रेंड हम बात करते हैं डब्ल्यू की। डब्ल्यू तो फ्रेंड आपको होता है वर्क है, तो डब्ल्यू यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड कि कितना सिस्टम पे वर्क हो रहा है या कितना सिस्टम वर्क कर रहा है। आप कुछ भी बोल सकते हो, या तो आप ये बोल दो कितना सिस्टम ने वर्क किया है या कितना सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, ये यहाँ पे डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है। दोनों बात का मतलब एक ही है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, डब्ल्यू रिप्रेजेंट वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। और यहाँ पे इसलिए यूज़ किया कि दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो ये बोल दो कि कितना वर्क डन हुआ है सिस्टम पे, या ये बोल दो कितना सिस्टम वर्क डन कर रहा है। इसलिए यहाँ पे और मैंने वर्ड यूज़ किया है कि आप वर्क डन बाय द सिस्टम बोलोगे तब भी सही है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलोगे तब भी सही है, ठीक है। दोनों मतलब एक ही है। तो ये हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की। और एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर आपने ये एक्सप्रेशन एग्जाम में नहीं लिखी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, बाबा बोल रहा हूँ फ्रेंड, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एग्जाम में इससे कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो इसलिए एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में तो लिखनी ही लिखनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है फ्रेंड, इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी है। और फ्रेंड एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एंड इस एप्लीकेशन। बट आपसे लॉ तो पूछेगा ही, साथ में आपको उसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ की 4 एप्लीकेशन है, जिसमें हमारी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस, सेकेंड है हमारी आइसोबेरिक प्रोसेस, थर्ड है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड फोर्थ है हमारी एडायबेटिक प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी 4 एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की, और ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम वन बाय वन हमें डिस्कस करेंगे ये होता क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक क्या है, आइसोथर्मल क्या है, एडायबेटिक क्या है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। अब हम समझते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस है क्या। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आइसोकोरिक प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम हमेशा हमारी कांस्टेंट रहती है। आइसोकोरिक प्रोसेस हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है फ्रेंड्स,
मतलब वॉल्यूम क्या होती है, वी होती है, तो मतलब इसमें वी जो होता है हमेशा जीरो होता है, मतलब डेल्टा भी हमेशा जीरो के इक्वल होता है, कांस्टेंट रहता है इस प्रोसेस में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस केस में डेल्टा भी हमेशा जीरो के इक्वल रहता है। और फिर एग्जाम में आपको इन प्रोसेस को सिर्फ एक्सप्लेन कर देना है, इनकी डेरिवेशन कभी एग्जाम में नहीं आती, बस इन एग्जाम में इन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। डेरिवेशन के एग्जाम में फ्रेंड्स कभी नहीं आती, और आपके सिलेबस में है भी इनकी डेरिवेशन, तो आपको डेरिवेशन को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको जो इनकी डेफिनेशन याद रखनी है और क्या क्या इनमें होता है वो याद रखना है। जैसे आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब डेल्टा भी जीरो रहता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की। अब हम समझते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस होता क्या है। तो आपको बता दो फ्रेंड, आइसोबैरिक प्रोसेस हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे तो आपको नाम से क्लियर हो गया, बैरिक, BAR। आपको तो जहाँ पे BAR आ जाता है वो वहाँ पे उस प्रेशर ही यूज होता है। ठीक है ना, जहाँ पे BAR आ जाएगा मतलब वहाँ पे उसका मतलब उस टर्म का मतलब प्रेशर से लेना देना ही है उसका। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया होगा कि ये प्रेशर के लिए ही है। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। आइसोबैरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें हमेशा प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा पी हमेशा हमारा जीरो के इक्वल होता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस की ये मेन कंडीशन है कि इसके केस में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा। और एग्जाम में आपको इस कंडीशन को भी लिखना है कि डेल्टा पी हमारा यहाँ पे जीरो के इक्वल है। डेल्टा पी क्या हमारा प्रेशर है। तो कंडीशन आपको चारों की चार प्रोसेस में लिखनी है। ठीक है, भूलना नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। फ्रेंड, आपको नाम से क्लियर होगा आइसोथर्मल। थर्मल है मतलब इस प्रोसेस का लेना देना टेम्परेचर से है। सो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर हमेशा हमारा कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब डेल्टा टी हमेशा हमारा जीरो के इक्वल होता है। कांस्टेंट का लो ये जीरो के इक्वल होगा। आपको पता है जीरो की कभी वैल्यू चेंज होती है ना, घटती है ना बढ़ती है, जीरो जीरो रहता है। और जीरो ना कभी पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता, इसलिए कांस्टेंट के केस में हम उस वैल्यू को जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है ना, तो इस केस में डेल्टा टी हमारा जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि जीरो कांस्टेंट होता है ना, उसकी वैल्यू कभी घटती है ना बढ़ती है, ना जीरो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता। तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा जीरो के इक्वल ही आती है। ओके फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, ये बात आपको पता चल गई है। इसकी कंडीशन ये है कि मतलब डेल्टा टी हमेशा हमारा 0 के इक्वल होगा। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं लास्ट प्रोसेस की, या हम बात करते हैं लास्ट एप्लीकेशन की, जो क्या है हमारी डायबिटिक प्रोसेस। अब फ्रेंड आपको नाम से तो क्लियर नहीं होगा कि प्रोसेस किससे रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये हमारा प्रोसेस हीट से रिलेटेड है। हीट पढ़ा था ना हमने, क्यों, ये हमारा उससे रिलेटेड प्रोसेस है फ्रेंड। डायबिटिक प्रोसेस के केस में फ्रेंड हीट हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। डायबिटिक प्रोसेस हमारी प्रोसेस है जिसमें हीट हमेशा हमारी कॉन्स्टेंट रहती है। और फिर मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड, इसकी डेफिनेशन फ्रेंड बुक्स में कई जगह ये भी लिखी रहती है कि इस प्रोसेस के केस में हीट एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो कहने का मतलब उसका यही है कि अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मतलब हीट कांस्टेंट रहेगी। तो या तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि डायबिटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच हीट रिमेन कांस्टेंट, और ये भी लिख सकते हो डायबिटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट प्रोड्यूस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, या भी लिख सकते हो इन विच देयर इज नो हीट जनरेट बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग। मतलब ये बोल दो आप कि या तो कोई हीट जनरेट नहीं हो रही सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, या हीट कांस्टेंट है। तो दोनों डेफिनेशन मतलब एक ही है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये भी लिखते हो कि हीट रिमेन कांस्टेंट, तब भी बिल्कुल सही डेफिनेशन है आपकी। और अगर आप यही लिखते हो कि देयर इज नो हीट प्रोड्यूस बिटवीन द सिस्टम सराउंडिंग, तब भी डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सही है। तो जो आपको इजी लगे आप लिख दीजिएगा। मैं तो ये वाली लिखा रहा हूँ कि हीट कांस्टेंट रहेगी। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। डायबिटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द हीट रिमेन कांस्टेंट। डायबिटिक प्रोसेस केस में हीट हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब डेल्टा क्यू हमेशा हमारा 0 के इक्वल रहता है। आपको पता है हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हीट 0 तो मतलब डेल्टा क्यू और क्यू 0 के इक्वल हो गया। और जितने प्रोसेस है इसमें सारे टर्म्स को डेल्टा में इसलिए लेना है क्योंकि इनमें चेंज होता है। कोई चीज़ हमेशा वो वॉल्यूम में तो वो भी चेंज होती रहेगी, तो उसमें चेंज होता है, तो हम सारी चीज़ों को डेल्टा में हम यूज़ करते हैं। मतलब जितने प्रोसेस में सारी चीज़ें डेल्टा में ली जाती है, डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में ली जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें चेंज होता रहता है। कांस्टेंट तो ही रहती है, पर वैसे इनमें इंटरनल चेंज होता रहता है, इसलिए सारी चीज़ें हम डेल्टा की टर्म्स में यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो आप ये सोचोगे कि डेल्टा में क्यों लिया, खाली V0 क्यों लिख दिया, वो इसलिए लिखा है क्योंकि डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ता है, क्योंकि इनमें इंटरनली चेंज होता रहता है। वैसे एक्सटर्नली कांस्टेंट रहती है, पर इंटरनली इसमें चेंज होता रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फ्रेंड यही हमारा पूरा फर्स्ट 2 था थर्मोडायनामिक्स का, यही इसकी एप्लीकेशन थी। बाबा बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आते, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से लोगों को समझिएगा। 2 या 3 मार्क्स का आपका कंफर्म क्वेश्चन होता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप कोई चाहते हो कि मैं और किसी टॉपिक वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो फ्रेंड्स आज हमने थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ को पूरे अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, उसके एप्लीकेशन को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ फ्रेंड आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो नीचे नोटिफिकेशन बेल हुई है उसे ऑन कर दो, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियोज़ देखते रहेंगे। So thank you friend for watching my video and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.